नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। एग्जाम आने वाले हैं, मौज मस्ती कम और पढ़ाई ज्यादा चल रही है ना। ये वीडियो केस स्टडी सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये केस स्टडी क्वेश्चंस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल पीडीएफ से लिए गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो जल्दी से जाइए, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि जिन लोगों ने मेरी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग जाके पहले उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहेगा और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए केस स्टडी 1 के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशन ट्रिप। ठीक है भाई, ये जो स्टूडेंट का ग्रुप है ये इंडिया गेट जाता है एजुकेशन ट्रिप पर। द टीचर एंड स्टूडेंट्स हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। इनको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है। ये जो टीचर है ये क्या करती है, ये द टीचर नरेटेड दैट इंडिया गेट ऑफिशियल नेम दिल्ली मेमोरियल ओरिजिनली कॉल्ड ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। मतलब ये इंडिया गेट के बारे में बता रहे हैं जिसको हम लोग दिल्ली मेमोरियल या ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी बोलते हैं। मॉन्यूमेंटल सैंडस्टोन आर्क इन न्यू दिल्ली। ठीक है भाई, डेडिकेटेड टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के ट्रूप्स को ये डेडिकेटेड है, उनकी याद में बनाया गया है। हु डाइड इन वॉर्स फाउट बिटवीन 1914 एंड 1919। मतलब 1914 एंड 1919 के बीच में जो वॉर हुई है उसमें जो ब्रिटिश ट्रूप शहीद हुए उनकी याद में ये बना है। द टीचर ऑल्सो सेड दैट इंडिया गेट विच इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द राजपथ। इंडिया गेट कहां पर लोकेटेड है, राजपथ के ईस्टर्न एंड पे। अभी तक जो भी बात जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें क्वेश्चन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बस इंडिया गेट के बारे में नॉलेज मिल रही है। आगे देखते हैं, फॉर्मली कॉल्ड द किंग्स वे। ठीक है, इज अबाउट, अब देखना ध्यान से समझना, इज अबाउट 138 फीट 42 मीटर्स इन हाइट। किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है इंडिया गेट की। इंडिया गेट की हाइट के बारे में यहां पर बताया गया है। कितनी हाइट बता दी गई है, 42 मीटर्स बोलो या 138 फीट बोलो, एक ही बात है। बात समझ में आई। तो ये जो लास्ट की लाइन है ना वो हमारे लिए यूजफुल है, क्वेश्चन में इसका काम आएगा। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग इस पर बेस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट्स। सपोज जो बच्चे हैं ये ग्रुप में खड़े हैं और किसी एक पॉइंट, हमने यहाँ पर सपोज पॉइंट पी ले लिया, इस पी पॉइंट पर इनको लोकेट मान लिया। तो ये जो पी पॉइंट की डिस्टेंस मॉन्यूमेंट से दी गई है, बेटा ये कितनी दी गई है, 42 मीटर दी गई है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ सर आ रही है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है, मतलब ये जो बच्चे होंगे ना, ये बच्चे जब इंडिया गेट को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट को यानी टॉप ऑफ द इंडिया गेट को देखने के लिए कितना एलिवेशन बनाएंगे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है यानी ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। तो सपोज ये थीटा एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इस थीटा की वैल्यू को पूछा गया है। बात समझ में आ रही है। अगर हम इनकी नेमिंग कर दें तो ये सपोज ए हो गया, ये बी हो गया। यहां पर ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ, बोलो किसकी, हाइट ऑफ इंडिया गेट विच इज 42 मीटर। पी जो है ये लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और थीटा वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो मेरे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा। बताओ, ए बोलो, ए बी और पी, ये थीटा है। बहुत बढ़िया, ये ए बी की वैल्यू 42 मीटर है। क्या है ये, हाइट ऑफ द इंडिया गेट। ये बच्चों की लोकेशन है, पॉइंट पी जो है ये भी 42 मीटर पर ही बोलो लोकेटेड है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया गया है। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कैसे सोचना है, ये जो वैल्यू है ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, बहुत बढ़िया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब बताओ कि परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं। क्या बात है, कमाल कर दिया, tan थीटा में आते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, पी बी। वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू बोलो 42 अपॉन 42। अब इनको कैंसिल आउट करो, 42 वन जा 42, 42 वन जा 42। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1। अब ये बताओ कि थीटा कैसे निकालेंगे, जो बता देगा वो एकदम कलाकार है।
बताओ, सोच के बताओ। बहुत बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं कि सर 1 की वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ tan, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 45। कैसे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया आंसर, ये पहले क्वेश्चन का। ऑप्शन में ढूंढो भैया आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये देखो बी वाला ऑप्शन जो है वो 45 डिग्री, यही हमारा सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। दे वांट टू सी, कौन? वो बच्चे। द टावर, टावर कहां से आ गया? इंडिया गेट की बात हो रही है, टावर लिख दिया है बस। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब वो बच्चे चाहते हैं कि हम उसको, किसको? इंडिया गेट के टॉप को 60 डिग्री का एंगल बनाकर देखें, मतलब उनकी आंख जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाए। सो दे वांट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड, मतलब अब वो किस डिस्टेंस पर खड़े हों। देखो पहले यानी पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर 45 डिग्री आ रहा था, अभी एंगल बढ़ गया, यानी उनको सर ऊपर झुकाना पड़ेगा, ज्यादा झुकाने के लिए उनको पास आना पड़ेगा। मतलब अब जो उनकी लोकेशन होगी वो इंडिया गेट के फुट के, बोलो, पास में होगी, पास में, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो ये बच्चे वही डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पर खड़े हों कि उनको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाना पड़े। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये डी डिस्टेंस पर खड़े होते हैं। कितना? डी डिस्टेंस पर। अच्छा ये बताओ हाइट कितनी थी? 42 मीटर थी, ठीक है नहीं थी? हाँ सर थी। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है सर 60 डिग्री। क्या बात है, तुम लोग एकदम कमाल कर रहे हो। अच्छा इनकी जो लोकेशन है उसको अगर हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ए और बी तो हाइट ऑफ, बोलो, हाइट ऑफ इंडिया गेट रिप्रेजेंट ही कर रहा था, तो एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है, वो तुम लोग को दिख रहा होगा ऑलरेडी, बस हम एक बार और साफ साफ बना रहे हैं। ए बी और क्यू, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया है, ये जो ए बी की लेंथ है ये 42 मीटर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। क्यू भी हमने डी लिया है, यूनिट मीटर चल रही है इसलिए मीटर ही होगा। अब डी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो भैया बताओ फिर से, ये 42 क्या है? परपेंडिकुलर। डी क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आते हैं? सब लोग एक साथ बोल रहे होंगे सर tan के फॉर्मूले में आते हैं, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू बी होगा। होगा या नहीं? हाँ सर होगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। बहुत बढ़िया। ए बी की वैल्यू 42 दी हुई है, क्यू बी हमने डिलीट किया है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? डी की वैल्यू आएगी 42 अपॉन √3। चलो अब इस डी की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। किसी को याद है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जिसको याद है बोलो भाई साथ साथ। √3 से सर मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? 42 √3 अपॉन 3। अब ये √3 और √3 मल्टीप्लाई को 3 कैसे बना? जाके मेरी स्क्वायर रूट वाली वीडियो देख लो, ठीक है, स्क्वायर रूट गायब हो जाता है जब उनका स्क्वायर करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। डी इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो 14 √3 आ रहा है। यूनिट क्या चल रही है? मीटर। आप चाहो तो यही लिख दो, बट आपके ऑप्शन पॉइंट में आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम पॉइंट में फाइंड कर लेते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू 1.732 हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो 14 को 1.732 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलो भाई करते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा, बोलो, तुम लोग को 14 का टेबल तो आता नहीं होगा, हम तुम्हारे हिसाब से कर रहे हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कैरी 1, बोलो अब 4 7 जा 28 प्लस 1 29 कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। ठीक है भाई, 1 से करेंगे तो 2 3 7 1 लिख देते हैं। 8 4 9 प्लस 3 12, 12 का 1 कैरी, 12 का 1 कैरी आएगा ना, 7 7 14 कैरी 1 2। अब यहाँ पर क्या है? पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद, तो 24.24 आ रहा है, ठीक है, तो 24.248, या हम लोग अगर 8 को गायब करें तो 4 को 5 कर दें, तो D इज इक्वल टू 24.25। यूनिट क्या चल रही है? मीटर। तो ये आ रही है डिस्टेंस जहां पर उन बच्चों को खड़ा होना चाहिए, तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो ऑप्शन में देखते हैं, कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा था क्या? 24.25 ये आ रहा था, और ऑप्शन में कोई भी वैल्यू 24.24 नहीं दी हुई है, 24.64 दी हुई है। ठीक है, देखो इस पीडीएफ में कई सारे आंसर गलत दिए हुए हैं, आप अपनी कैलकुलेशन पर बिलीव रखिए, अपने कॉन्सेप्ट पर बिलीव रखिए, आंसर मैच ना करिए, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर आ रहा है 24.25। आप लोग खुद से कैलकुलेट करिए, अगर आपका आंसर अलग आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो आपके पास है, उस पर भी मैसेज करिए, बेझिझक दिल खोल के मैसेज करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो बच्चे मेरी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
टिग्नोमेट्री वाली वीडियोस को देखकर यहाँ पर आ रहे हैं, उन बच्चों को सन और शेडो वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन is at 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length 20 meter is। अब देखो यहाँ पर टावर दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर हाइट बदल गई है। पहले जो स्टेटमेंट दिया गया था वहां पर इंडिया गेट की बात हो रही थी और उसकी हाइट थी 42 मीटर। यहाँ पर अगर हाइट बदलेगी तो इंडिया गेट तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गेट की हाइट तो फिक्स है। तो समझना, ये अगर सन है, इसका एल्टीट्यूड अगर बनाएंगे तो ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। ये बात पता है कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो हमें पता है। अच्छा भाई, ये आपका हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल, जो आपका शैडो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसकी शैडो? उस टावर की शैडो। इसकी लेंथ कितनी दी है? 20 मीटर दी है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर से देखते हैं। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज एट 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर की हाइट नहीं दी गई है। अगर हम इसको h मीटर अज्यूम कर ले बेटा, इसको अगर हम h मीटर अज्यूम कर ले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। हाँ सर, मिल गया। कैसा राइट एंगल ट्रायंगल मिला? ध्यान से समझना। ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ठीक है। अगर हम टावर को PQ से रिप्रेजेंट करें और इस पॉइंट को जहां पर शैडो बन रही है, इसको अगर हम किससे रिप्रेजेंट करें? PQR। सपोज R से रिप्रेजेंट करें तो ट्रायंगल मिलेगा PQ और ये R, ठीक है। PQ को हमने लेट किया है क्या? h मीटर लेट किया है, ठीक है भाई। और बताओ, RQ दिया हुआ है क्या? शैडो की लेंथ कितनी दी है? 20 मीटर दी है, बहुत बढ़िया। और ये एंगल दिया है, एंगल क्या है? सन का एल्टीट्यूड कितना है? 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? हाँ सर, सॉल्व कर लेंगे। बताओ भाई, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं? सर tan के फॉर्मूले में आते हैं। लगा दो फिर, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/20। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 h अपॉन, बोलो यार, h/20। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 20√3। 20√3 आ गई। और h क्या है? टावर की हाइट है, वर्टिकल टावर की हाइट। यूनिट क्या चल रही है? सर यूनिट चल रही है मीटर। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑप्शन देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ तो रहा है। ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड। यहाँ पर एक रॉड की बात हो रही है। अब इंडिया गेट वाला काम खत्म। रॉड एंड इट्स शैडो। देखो, ये अगर रॉड है, इसको हम नाम देते हैं PQ, और इसका शैडो बन रहा है, सपोज यहां पर बन रहा है RQ। इसका रेशियो दिया है 1:1। अच्छा, अगर हम लेंथ को L से और शैडो को S से रिप्रेजेंट करें तो इनका रेशियो दे दिया है 1:1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना है। चलो अब सन का एल्टीट्यूड बना लेते हैं। तो जब हम सन का एल्टीट्यूड बनाएंगे बेटा, तो ऐसा ही तो बनेगा। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये हमने बना लिया सन का एल्टीट्यूड। अब देखो, इसको हमने लेट कर लिया थीटा डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम लोग हमें एक बात बताओ, जब रेशियो दिया होता है तो हम लोग क्या करते थे? सर, एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते थे। अगर हम वो वेरिएबल को a लेट कर लें तो यहां पर बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ भी a हो जाएगी। और बोलो यार, और शैडो की लेंथ भी a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 × a करेंगे तो a ही आएगा। इस तरह से हमने अज्यूम कर लिया PQ कितना हो गया? a हो गया, बहुत बढ़िया। और RQ कितना हो गया? सर, ये भी a हो गया। तो हमें क्या निकालना है? एलिवेशन निकालना है। किसका? सन का। तो देखो, फिर से यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस ही है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस ही दिया है तो हम फिर से tan के ही पास जाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? PQ/RQ। फिर से देखो, वैल्यू पुट करो। tan थीटा इज इक्वल टू A/A। A से A कैंसिल आउट। tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो, tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सर, 45 डिग्री आ गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो क्या है? ऑप्शन है बी। अब देखो, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे कि सर, ये जो वैल्यू है ये L रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू S रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें पता है tan थीटा की वैल्यू L/S होगी। हम रेशियो को वेरिएबल में क्यों लेकर आए? तो बेटा, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसा करिए, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। यहां से भी वैल्यू वही आएगी, वहां से भी वैल्यू वही आएगी। हमने रेशियो के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके इसलिए बताया कि कुछ लोगों को रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, उनको ये भी मालूम पड़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मिल गया तुम लोग को चूरन, है कि नहीं? जिसने मेरी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, वहां पर हमने लाइन ऑफ साइट,
हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक एक टर्म को बहुत डिटेल में बताया है। देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, समझ रहे हो ना, विद द हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट कौन सी है? ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट है। हॉरिजॉन्टल क्या है? ये आपका हॉरिजॉन्टल है। व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? इस वाले की। ये वाला तो अबव है ना, तो जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे यानी बिलो होता है, उस जगह पर जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसी को उल्टा कर दो, क्या बोलेंगे? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव होगा तो एंगल कौन सा बनेगा? तब सर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, इतना ना बताइए, इतना हमें पता है। हमें पता है यार, तुमको ये बात पता है। चलो नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन का स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो सेकंड केस स्टडी का स्टेटमेंट क्या कहता है? अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट h is watching the top of two tallest mountain in उत्तराखंड एंड कर्नाटका। देखो ये है सैटेलाइट, इसकी पूरी हाइट इन्होंने दी है h, ये खुद ही बोल रहे हैं ये h हाइट पर है। इज वॉचिंग दी टू टॉलेस्ट माउंटेन, देखो दो माउंटेन को देख रहा है जो कि टॉलेस्ट हैं। कहाँ की? उत्तराखंड और कर्नाटक की। उत्तराखंड में नंदा देवी है और कर्नाटक में क्या है? मुल्यानगिरी, ठीक है। उसी को ये देख रही है कौन? सैटेलाइट। आगे देखते हैं। देम बीइंग नंदा देवी हाइट 7816 मीटर, देखो नंदा देवी की हाइट दे दी गई है 7816 मीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाइट का काम हमें पढ़ने वाला है। और मुल्यानगिरी की हाइट कितनी दी गई है? 1930 मीटर। तो ये जो छोटी वाली माउंटेन दिख रही ना, इसकी हाइट दी गई है 1930 मीटर। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो क्योंकि सैटेलाइट ऊपर की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनना है क्योंकि ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या कह रहे हैं आगे? टू द टॉप ऑफ नंदा देवी एंड मुल्यानगिरी आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। भाई बिल्कुल सही बात है, नंदा देवी की हाइट ज्यादा है, इसको देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनेगा। मुल्यानगिरी की हाइट कम है, इसको देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा बनेगा। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहे हैं ना, ये दिया है बेटा 30 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है, जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री होगा। याद है कि नहीं? मेरी वीडियोस में बोला है हमने, ठीक है। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। ये देखो Z बनता है अल्टरनेट एंगल्स में, एक Z ऐसे बनेगा और ये देखो एक Z ऐसे बनेगा। इस तरह से दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा आगे क्या लिखा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू माउंटेन्स इज 1937, देखो बात को समझना, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। इसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन दी पीक्स ऑफ टू माउंटेन। बेटा पीक होती है ये, इसको बोलते हैं चोटी। वैसे तो होना चाहिए इनकी डिस्टेंस, बट इसकी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इनके फुट की डिस्टेंस की। ठीक है, स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये जो डिस्टेंस दी गई है ना 1937, ये इनके फुट के बीच की डिस्टेंस दी गई है, ना कि इनके पीक के बीच की। क्योंकि कैलकुलेशन में जब हम इसको यूज करेंगे तो हम इनके फुट की डिस्टेंस को ही लेंगे। पीक तो बेटा टॉप होता है ना, ये पीक तो ये होता है, इनकी डिस्टेंस होनी चाहिए, बट ये कैसे यूज करेंगे? तो यहां पर ये अंडरस्टूड है कि यहां पर 1937 इनके बेस के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा भाई आगे देखते हैं। एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। क्या मतलब हुआ? इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये जो सैटेलाइट है ना, ये इनकी डिस्टेंस के बिल्कुल मिड में है। इसका मतलब 1937 का हाफ ये हो जाएगा और 1937 का हाफ ये हो जाएगा। ये डिस्टेंस समझ में आ गई? इसका यूज होने वाला है, बहुत ध्यान से फिगर को समझना। चलो एक और फिगर को लेते हैं, वो हमने बनाया है, और उससे इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस फिगर में बहुत ध्यान से समझिए, ये जो U है ना बेटा, ये U आपकी सैटेलाइट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो A है ये आपका नंदा देवी की पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी हाइट दी है 7816 मीटर। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ये जो P है ये मुल्यानगिरी की पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी हाइट है 1930 मीटर।
बात को समझते रहना। अब देखो इन दोनों के ही बीच में, किसकी, नंदा देवी और मुल्यानगिरी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1937 किलोमीटर है। कितनी है, किलोमीटर। और एक बात ये बोली गई थी कि जो सैटेलाइट है ये इन दोनों के मिड में लाई करती है। ये जो पॉइंट हमने एक्स लिया है ये इनका मिड पॉइंट है, तो इसलिए एक्स के लेफ्ट साइड की डिस्टेंस कितनी होगी, 1937/2 किलोमीटर, ठीक है ना। और एक्स के राइट साइड की डिस्टेंस भी 1937/2 किलोमीटर ही होगी। बात को समझते रहना। अब सैटेलाइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए थे, ठीक है ना। नंदा देवी का डिप्रेशन था 30 डिग्री और मुल्यानगिरी का डिप्रेशन था 60 डिग्री। फिगर समझ में आ रहा है बेटा, क्लियरिटी आ रही है दिमाग में। अब देखो सैटेलाइट की हाइट जो थी ना टोटल, वो दी गई थी h, यहां से लेके पूरी यहां तक हाइट दी गई थी, नीचे से लेके जहां पे सैटेलाइट मौजूद है वहां तक की हाइट दी थी टोटल h। बात को समझते रहना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और फिर इन्हीं फिगर के अप्रोच से उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी फिगर में कोई डाउट रह गया है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलो फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी। तो देखो टॉप ऑफ नंदा देवी क्या है, ए है। सैटेलाइट कहां पर है, यू पर है, तो बेटा ए यू ही तो है। टॉप ऑफ द नंदा देवी से सैटेलाइट की डिस्टेंस है कि नहीं, हाँ सर है। अगर हम लोग इसको एल किलोमीटर अज्यूम कर लें, अब तुम लोग ये बताओ कि बेटा इसको एल किलोमीटर क्यों लिया, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना बेटा, कौन सी, इसका जो बेस रिप्रेजेंट कर रहा है वो किलोमीटर में दी गई है, तो हमने इसको भी यानी एयू को भी हमने एल किलोमीटर लेट कर लिया। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए यू वी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इसमें देखो एंगल कितना है, 30 डिग्री। एल क्या है, एल है हाइपोटेन्यूज। ये 1937/2 किलोमीटर क्या है, ये है बेस। तो देखो बेस और बोलो, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में आते हैं, कॉस के फॉर्मूले में आते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब एवी, एवी अपॉन हाइपोटेन्यूज एयू। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 30 की वैल्यू याद है कि नहीं याद है, सबको याद है, √3/2। एवी कितना है, एवी है 1937/2 और एयू कितना है, एयू हमने लेट किया है एल। अच्छा देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, एल के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 ले लो और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक मेथड तुम लोगों को आता होगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं अब, तो यहां पर हमें मिलेगा √3/2 इज इक्वल टू 1937/2L, ठीक है ना। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। L की वैल्यू क्या मिल रही है, L मिल रहा है 1937/√3। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करने का सेम ही मेथड है। क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 1937√3/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 6 18, ठीक है भाई, 3 4 12, फिर 3 5 15, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 2 यानी 2 बच रहा है, फिर 0 होगा तो 3 6 18, 3 6 18, इस तरह से 6 6 आता जाएगा। L इज इक्वल टू 645.67 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, इंटू √3 की वैल्यू 1.732। अब बेटा इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, हमने इसको कैलकुलेट करके रखा है तो हम इसकी वैल्यू रखे दे रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी L इज इक्वल टू 1118.3 और 0 0 आएगी आगे, इतनी ही वैल्यू हमें सफिशिएंट मिल जाएगी, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या चल रही है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। किलोमीटर यूनिट ली है बेटा, कितनी, किलोमीटर यूनिट ली है। अब देखो क्या हमारे ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं। चलो ऑप्शन के पास चलते हैं। तुम्हारा आंसर क्या था, 1118.3 किलोमीटर, ये था ना। क्या हमारे ऑप्शन में कोई है, कोई भी ऑप्शन मेरा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत कैलकुलेट किया है बेटा, आंसर पीडीएफ में बहुत सारे गलत दिए हुए हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन भी सही है, आप लोग खुद से कैलकुलेट करिए और फिर मैच करिए कि आंसर हम लोग का सही है या नहीं सही है। तो इसका आंसर यही आ रहा है 1118.3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मुल्यानगिरी। इस बार मुल्यानगिरी से पूछ लिया है। तो देखो यू है आपकी सैटेलाइट की पोजीशन, पी है हमारा पीक ऑफ द मुल्यानगिरी, इसके बीच की डिस्टेंस हमने m किलोमीटर अज्यूम कर ली। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, यू डब्ल्यू और पी, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से मेरे पास बेस की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और थीटा है।
तो जब हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो हम किस फॉर्मूले को, किस आइडेंटिटी को यूज करेंगे? कॉस 60 डिग्री को यूज करेंगे। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर? WP। हाइपोटेन्यूज क्या है? UP। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 60 की वैल्यू कौन बताएगा भैया? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। WP कितना है? WP यानी, बोलो यार, WP है 1937/2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और UP की वैल्यू कितनी है? M है, M। और यही M फाइंड भी करना है। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। M की वैल्यू कितनी आ गई? 1937 यूनिट किलोमीटर। देखो भैया ऑप्शन में है कि नहीं है 1937? ये मेरा सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जिसको इन्होंने स्टेटमेंट में H बोला था, याद है या नहीं? हाँ सर याद है। अब देखो ये जो H है ना बेटा, ये दो पार्ट से मिलकर बना है। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो यहां पर देखो H इज इक्वल टू, ये देखो UV प्लस VX। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। देखो जो VX है और ये जो AB है, AB क्या है? AB है बेटा हाइट ऑफ नंदा देवी, जो कि कितनी है? 7816 मीटर। यूनिट क्या चल रही है? मीटर। बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पर जो Vx है ना, Vx की वैल्यू है 7816 मीटर और UV पता नहीं है। पहले हम UV निकालें, फिर हम Vx में ऐड कर दें। तो UV किस ट्रायंगल से मिलेगा हमें? तो UV मिलेगा हमें ट्रायंगल UAV से मिलेगा। कोई डाउट, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। यहां पर देखो ध्यान से समझना, जो ये मेरा AV है, ये बेटा इसकी यूनिट किलोमीटर में है। तो जो UV आएगा, ये जो UV है ना बेटा, ये भी किलोमीटर में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये किलोमीटर में आएगा और इसमें हम Vx ऐड करेंगे, तो Vx तो मेरा मीटर में है, तो इसको भी हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब बातें समझ में आ रही हैं। चलो पहले UV को निकाल लेते हैं। अब तुम लोग बताओ UV यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं है थीटा के रिस्पेक्ट में? हाँ सर परपेंडिकुलर है। बेस की वैल्यू पता है, वैसे हमको हाइपोटेन्यूज भी पता चल चुका है, ठीक है, लेकिन हम बेस को यूज कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आता है? tan, बोलो, tan थीटा के फॉर्मूले में। यहां पर थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? UV अपॉन, बोलो, AV। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। UV निकालना है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। UV पता नहीं है। AV कितना है? AV है 1937/2। ठीक है ना? चलो भाई UV को कैलकुलेट कर लिया जाए, तो UV आ जाएगा 1937/2 इंटू √3। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। चलो अब UV को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है? √3 से मल्टीप्लाई करना है, √3 से डिवाइड करना है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 1937√3/2 इंटू 3, यही आएगी। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। UV इज इक्वल टू, वैसे अभी देखो पहले वाले केस स्टडी 2 के पहले क्वेश्चन में 1937√3/3 की वैल्यू सॉल्व करी थी, 1118.3 आ रही थी, याद है? हम फिर से करके दिखा रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। 1937 वैसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे। 1937√3/6, 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा, बोलो यार, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, अब बचेगा 1, 17 हो जाएगा। फिर से 6 2 जा 12, बोलो कितना बचेगा? 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 8 जा 48, ठीक है, फिर 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 6 3 जा 18। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है, कैलकुलेशन किया गया है। तो UV की वैल्यू 322.83 इंटू 1.732, ठीक है ना? अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करना, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो UV की वैल्यू आ जाएगी 559.14 और यूनिट क्या है इसकी? अभी बताई थी, किलोमीटर है, किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो टोटल हाइट क्या थी? टोटल हाइट जो सर H थी वो UV प्लस VX थी और VX की वैल्यू 7816 मीटर थी। ठीक है, हमने बोला था ना यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो इसको किलोमीटर में चेंज करो। तो Vx इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 7.816 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहां पर अब सारी वैल्यूज को चिपका देते हैं। H इज इक्वल टू UV 559.14 किलोमीटर प्लस Vx 7.816 किलोमीटर, सब कुछ किलोमीटर में चल रहा है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो ऐड कैसे करेंगे? 559.140 7.816 ऐड करेंगे 6 5
9.907, 16 कैरी 1 6 और ये 5 566.956 आ रहा है। तो h की वैल्यू क्या आ रही है? 566.956 यूनिट किलोमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अगर आपको 2 डिजिट में लिखना है तो 566.96 ये भी आपका आंसर सही होगा। देखते हैं ऑप्शन में मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या था? 566.96। ठीक है, देखो हमारे ऑप्शन में कोई भी आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। आपकी पीडीएफ में आंसर सही नहीं दिए हुए हैं। कैलकुलेशंस आप लोग खुद से ट्राई करिए और आप बताइए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर फ्रॉम दी नंदा देवी। तो देखो ये मैन है, ये मैन जो है वो नंदा देवी से कितने डिस्टेंस पर है? ये 7816 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये पीक ऑफ दी नंदा देवी को देखता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है बेटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा ही तो बनेगा। अगर हम इसको थीटा लेट कर ले, हाँ सर ऐसे ही बनेगा। अगर इसकी लोकेशन को हम Z से लोकेट करें तो बेटा एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या नाम है इसका? ट्रायंगल ABZ। बन रहा है कि नहीं? हाँ सर बन रहा है। ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और 7816 BZ जो है ये इसके लिए बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं? tan थीटा में आते हैं। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा AB अपॉन BZ। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू सर 7816 है। BZ की वैल्यू कितनी है? 7816 है। अब क्या करें सर? शहीद कर दीजिए, 1 टाइम्स में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा मेरे पास क्या बचेगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब सब लोग आंसर बोलना शुरू कर दिए होंगे, शुरू कर दिए ना? देखो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो 1 की वैल्यू tan पर 45 डिग्री में होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सर 45 डिग्री आ गई। ऑप्शन में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो बेटा यही आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी केस स्टडी 2 का 5th क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है इफ अ माइलस्टोन वेरी फार अवे मेक्स 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ मुल्यानगिरी माउंटेन। मतलब क्या है? मुल्यानगिरी माउंटेन का टॉप क्या है? P है। एक माइलस्टोन भी है, ये देखो ये माइलस्टोन है। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है बेटा 45 डिग्री। तो इसके हॉरिजॉन्टल्स को भी मिला देते हैं। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल 45 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। देखो ये डिस्टेंस को पूछा जा रहा है तो हमने ये d मीटर ले लिया। ठीक है, इस माइलस्टोन की जो लोकेशन है इसको कुछ लेट कर लेते हैं। सपोज इसको n लेट कर लिया। तो अब मेरे पास ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? इन ट्रायंगल PNQ बन रहा है। हाँ सर बन रहा है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया आपका PQ, ये आपका NQ जो है ये बेस हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर tan थीटा का लगेगा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। वैल्यू रख देते हैं। परपेंडिकुलर PQ है और बताओ बेस NQ है। PQ की वैल्यू कितनी है? सर 1930 है। NQ कितना है? पता नहीं है सर, डी लेट किया है, बहुत बढ़िया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1930 अपॉन डी आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। d इज इक्वल टू 1930। यूनिट क्या आएगी सर? मीटर में आएगी। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ऑप्शन में ये आंसर है? सर ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन गलत किया है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपके ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ गया है। तो दोनों ही केस स्टडी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। और अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो बेटा आप लोग मेरी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए, सारी वीडियोस को देख लीजिए, एक भी डाउट आपके दिमाग में उसके बाद नहीं रहेगा। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर मन हो तो वीडियो खत्म करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो, जिससे कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए। थैंक यू।